नमस्कार, आप देख रहे हैं डीडी न्यूज। मैं हूं आंचल गुलाटी कुंबर। आगे बढ़ने से पहले एक नजर सुर्खियों की तरफ। आर्टिकल 370 हटने के और केंद्र शासित प्रदेश बनने के बाद जम्मू कश्मीर को जल्द मिलेगी नई सरकार। निर्वाचन आयोग ने शुरू की विधानसभा चुनाव की प्रक्रिया। 2014 में हुआ था पिछला विधानसभा चुनाव। शपथ समारोह से पहले दिल्ली में बीजेपी संगठन की अहम बैठक। पार्टी महासचिव बीएल संतोष की अगुवाई में अमित शाह के आवास पर जेपी नड्डा समेत कुछ बड़े नेता मौजूद। कांग्रेस कार्य समिति में चुनावों के नतीजे पर मंथन। राहुल गांधी को विपक्ष का नेता बनाए जाने पर भी चर्चा। उधर लखनऊ और कोलकाता में समाजवादी पार्टी और तृणमूल ने भी बुलाई अहम बैठक। शपथ समारोह के कारण कल से 2 दिन तक दिल्ली में नो फ्लाई जोन। कई स्तर पर बढ़ाई गई सुरक्षा। राष्ट्रपति भवन की सुरक्षा के लिए अर्धसैनिक बल, एनएसजी कमांडो, ड्रोन और स्नाइपर तैनात। हैदराबाद में राजकीय सम्मान के साथ होगा रामोजी राव का अंतिम संस्कार। प्रधानमंत्री ने कहा, भारतीय मीडिया में क्रांति लाने वाले दूरदर्शी व्यक्ति ने पत्रकारिता और फिल्म जगत पर छोड़ी अमिट छाप। और टी20 विश्व कप में आज बड़े उलटफेर। अफगानिस्तान ने न्यूजीलैंड को 84 रन से मात देकर हासिल की लगातार दूसरी जीत। बांग्लादेश ने भी श्रीलंका को हराया। और जम्मू कश्मीर को लेकर आ रही एक बड़ी ब्रेकिंग खबर, जहां राज्य में विधानसभा चुनावों को लेकर प्रक्रिया शुरू होगी। जम्मू कश्मीर को जल्द मिलेगी नई सरकार। 2014 में आखिरी विधानसभा चुनाव हुए थे। उसके बाद ये भी कहा गया था 370 हटने के बाद कि जल्द ही विधानसभा चुनाव की प्रक्रिया शुरू होगी, और उसे लेकर बाबत ये नई जानकारी सामने आई है, जिसमें जम्मू कश्मीर को जल्द सरकार नई मिलने वाली है। विधानसभा चुनाव की प्रक्रिया शुरू होगी। और 2014 में पिछला चुनाव हुआ था। चुनाव आयोग ने विधानसभा चुनाव की प्रक्रिया की आधिकारिक रूप से अब शुरुआत कर दी है। अनुच्छेद 370 हटने के बाद पहली बार होंगे विधानसभा चुनाव। चुनाव आयोग के सचिव जयदेव लाड़ी ने एक प्रेस नोट के जरिए ये जानकारी साझा की है। चुनाव चिन्ह, कॉमन चिन्हों के आवंटन के लिए भी आवेदन स्वीकार किए जाएंगे। बड़ी खबर जम्मू कश्मीर पर से आ रही है, और अभी उपराज्यपाल के हाथ में है सूबे की कमान। जम्मू कश्मीर, जिसमें हमने देखा था कि 370 के बाद एक विकास की बयार, बदलाव की बयार वहां देखी गई, वो विकास का जम्मू कश्मीर है। उस लिहाज से जन प्रतिनिधि चुनकर अब ले पाएंगे कई फैसले, क्योंकि राज्य में विधानसभा चुनाव की प्रक्रिया शुरू है। अभी तक जो भी फैसले लिए जाते हैं वो राज्यपाल द्वारा लिए जाते हैं, और विधानसभा चुनाव को लेकर आधिकारिक ये पुष्टि की गई है। चुनाव आयोग के जो सचिव हैं, उन्होंने प्रेस नोट के जरिए ये जानकारी दी है। 2014 में राज्य में पिछला चुनाव हुआ था। उस लिहाज से अगर देखा जाए तो एक्टिव हुआ है इलेक्शन कमीशन, और चुनाव चिन्ह के आवंटन पर भी अब स्वीकृति हुई है। तो उस लिहाज से जम्मू कश्मीर के लिए ये बड़ी खबर। 2019 में हम जानते हैं कि केंद्र शासित प्रदेश बना था जम्मू कश्मीर, और अभी उपराज्यपाल के हाथ में है। जो हम सूबे की कमान की बात करते हैं, तो सुप्रीम कोर्ट के निर्देश के मद्देनजर इस साल के अक्टूबर तक आयोग को केंद्र शासित प्रदेश में चुनाव कराने हैं। उस लिहाज से पहले बहुत अहम है। हाल ही में सीईसी राजीव कुमार ने भी साफ किया था कि जम्मू कश्मीर में चुनावी प्रक्रिया शुरू की जाएगी। ऋषि, हमारे वरिष्ठ संवाददाता, इस बड़ी खबर पर हमारे साथ जुड़ गए हैं। तो ऋषि, एक अच्छी खबर, जम्मू कश्मीर को जल्द नई सरकार मिलेगी, क्योंकि विधानसभा चुनावों को लेकर जो आधिकारिक प्रक्रिया है, जिसका जिक्र चीफ इलेक्शन कमिश्नर भी कर रहे थे, उसकी पुष्टि हुई है आज। हाँ बिल्कुल, देखिए ये एक सामान्य प्रक्रिया का वैसे तो हिस्सा है, लेकिन चूंकि हम जानते हैं कि जम्मू कश्मीर केंद्र शासित प्रदेश में अभी चूंकि विधानसभा अस्तित्व में नहीं है, और वहां पर संविधान के अनुच्छेद 370 और 35A हटने के बाद वहां पर जो विधानसभा का जो गठन होना है, उस लिहाज से इस प्रक्रिया को बेहद अहम माना जा सकता है। वैसे एक सामान्य प्रक्रिया ये होती है कि किसी भी
जगह पर जहां पर विधानसभा के चुनाव होने होते हैं 6 महीने पहले जो कि राजनीतिक दलों को पार्टी सिंबल अलॉटमेंट का जो प्रोसेस है वो शुरू किया जाता है। क्योंकि चुनाव आयोग के पास किसी भी जगह पर चाहे वो लोकसभा के हो या विधानसभा के चुनाव कराने को लेकर 6 माह पहले प्रक्रिया शुरू करने का संविधान में अधिकार दिया गया है। और उसमें सबसे पहली प्रक्रिया यही होती है कि जो पार्टी के साथ जो सिंबल अलॉटमेंट होता है वो चुनाव आयोग उसकी प्रोसेस को शुरू करता है कि उस सिंबल को शुरू किया जाए। क्योंकि इस समय विधानसभा अस्तित्व में नहीं है, विधानसभा भंग नहीं की गई है, इस समय वहां पर राष्ट्रपति शासन है, तो ऐसे में इस प्रक्रिया को अब इस मामले में और बेहद महत्वपूर्ण माना जा सकता है कि इस प्रक्रिया के बाद जो चुनाव कराने की जो प्रक्रिया है वो बेहद करीब है। अभी हमारे साथ दूरदर्शन न्यूज के साथ हमारे साथ खास बातचीत में मुख्य चुनाव आयुक्त राजीव कुमार ने इस बात को कहा था कि जिस तरीके से लोकसभा चुनाव हुए हैं और वहां पर 50% से अधिक भागीदारी हुई है, उस लिहाज से चुनाव आयोग बेहद उत्साहित है और परिसीमन की प्रक्रिया पूरी हो चुकी है। तो हम कह सकते हैं कि जम्मू कश्मीर में चुनाव कराए जाने को लेकर वो सभी मापदंड पूरे हैं, चाहे वो इलेक्टोरल रोल की बात हो। तो इसमें जो अब अगला जो कदम होता है वो पार्टी अलॉटमेंट के का जो सिंबल होता है, सिंबल अलॉटमेंट होता है। तो इससे हम कह सकते हैं कि ये प्रक्रिया शुरू हो गई है। वैसे इसकी मुझे लगता है कि इस प्रक्रिया को भी बहुत तेजी से आगे बढ़ाया जाएगा। वैसे ये प्रक्रिया 6 महीने पहले शुरू होती है, लेकिन अब उतना समय नहीं है। मुझे लगता है किसी भी वक्त 1 सप्ताह के अंदर में या 10 दिन के अंदर में हो सकता है ऐसा हो कि ये प्रक्रिया जल्द से जल्द पूरी करा के चुनाव आयोग कोई ऐलान कर दे कि वहां पर चुनाव कराए जा सकते हैं। जी ऋषि, खास तौर पर बड़ी बात यह है कि 370 हटने के बाद यहाँ पर विधानसभा चुनाव होंगे। 370 से पहले का जम्मू कश्मीर और अब के जम्मू कश्मीर में बहुत फर्क है। उस लिहाज से विधानसभा चुनाव जो जल्द अब जम्मू कश्मीर में होंगे, ये एक बड़ी उपलब्धि है केंद्र सरकार के लिए। बिल्कुल, ये हमारे देश के लिए बहुत बड़ी उपलब्धि है। और जिस तरीके से जम्मू कश्मीर में हमने पहले देखा था, जब भी चुनाव होते थे तो एक अलग माहौल रहता था, वोटर टर्नआउट बहुत कम रहता था, तमाम अलगाववादी संगठन अपना रोल प्ले करते थे और लोग भी डरे हुए रहते थे। इस बार मैंने खुद जम्मू कश्मीर में चुनाव कवर करते समय ये महसूस किया था कि बहुत लंबे समय के बाद, एक अरसे के बाद लोगों ने भयमुक्त वातावरण में मतदान किया। और इस मतदान की प्रक्रिया में हमने ऐसे ऐसे लोग देखे जिन्होंने जीवन में पहली बार मतदान किया। तो ये जम्मू कश्मीर का बदला हुआ माहौल है और जो जमहूरियत के प्रति लोगों का जो आकर्षण है वो बहुत बड़ा है। अपने नुमाइंदगी चुनने को लेकर जो ललक देखी गई जम्मू कश्मीर में वो बेहद ऐतिहासिक है। और इस सबसे चुनाव आयोग के लिए निश्चित तौर से एक बूस्टअप मिला है कि उन्होंने जो प्रोसेस शुरू किया था। और सबसे अहम बात मैं आपको बता दूं, स्वीप का जो कार्यक्रम है, जो मतदाता जागरूकता का जो कार्यक्रम है, चुनाव आयोग ने लोकसभा चुनावों के दौरान बहुत मजबूती से किया था। हमने वहां पर देखा था इंटीरियर में तमाम जो मुख्य निर्वाचन अधिकारी के द्वारा जो कार्यक्रम कराए गए, इंटीरियर में जहां बर्फीले इलाके हैं वहां पर स्वीप कार्यक्रम कराए गए। और हमने देखा कि जो टर्नआउट हुआ उसका एक बड़ा असर स्वीप का भी हुआ। हालांकि राजनीतिक दलों की बड़ी भूमिका होती है किसी भी टर्नआउट में, और लोगों की इच्छा उसमें सबसे बड़ा कारण बनती है कि वो किस हद तक अपनी नुमाइंदगी चुनने के लिए, वोट डालने के लिए घर से निकलते हैं। लेकिन इसमें बेहद महत्वपूर्ण है कि अब हम कह सकते हैं कि जम्मू कश्मीर में चुनाव कभी भी कराए जा सकते हैं। जी, और जिस तरह से जो चुनाव चिन्ह हैं उनके आवंटन को लेकर भी फैसला लिया गया, तो इस लिहाज से तमाम जो पॉलिटिकल पार्टीज़ हैं उनके लिए भी ये सुनहरा मौका है कि जिन जनप्रतिनिधियों का अस्तित्व वहाँ की विधानसभा से है, वो लोगों की समस्याएं और जो लोग और जनहित से जुड़े फैसले हैं वो त्वरित तौर पर ले पाएंगे, क्योंकि अभी तो उपराज्यपाल के हाथ में सूबे की कमान है। जी हाँ, पार्टी अलॉटमेंट में एक सबसे बड़ा फायदा होता है जो राष्ट्रीय पार्टियां हैं और राज्य की जो मान्यता प्राप्त पार्टियां हैं, इनकी इतर जो पार्टियां होती हैं जो राज्य में चुनावों में अपनी भूमिका निभाना चाहती हैं, चुनाव लड़ना चाहती हैं, उनके लिए अगर उनका रजिस्ट्रेशन है या वो त्वरित रजिस्ट्रेशन करा के चुनाव में उतरना चाहते हैं, तो उनके लिए भी एक अवसर होता है कि अलॉटमेंट जो प्रोसेस होता है उसमें उन्हें एक सिंबल मिल जाता है। तो ये राजनीतिक दलों के लिए मुझे लगता है शुरुआत है। और बाकी के जिस तरीके से चूंकि हाल ही में लोकसभा चुनाव हुए हैं, सभी प्रक्रियाएं इस समय अप टू डेट है कह सकते हैं। तो ये जो पॉलिटिकल प्रोसेस है
राज्य के हिसाब से बेहद महत्वपूर्ण है और जो छोटे छोटे दल हैं जो चुनाव प्रक्रिया में भाग लेना चाहते हैं उनके लिए भी एक अवसर होता है। जी अच्छा, क्योंकि हमने चुनावों का जिक्र किया लोकसभा की, तो 58% से ज़्यादा मतदान हुआ। वहीं अगर हम उम्मीदवारों की संख्या देखें उसमें तो 25% ज़्यादा बढ़ी। तो ये एक पॉजिटिव सिग्नल था जिसका जिक्र इलेक्शन कमीशन ने भी किया और उसके बाद ये फैसला जो है इसमें और तेज़ी आई है और आज हम ये देख पा रहे हैं कि जल्द ही जम्मू कश्मीर में विधानसभा चुनाव संभव होने जाएंगे। जी हाँ, हमने वहां पर देखा न सिर्फ राजनीतिक दलों में उत्सुकता देखने को मिली, जो निर्दलीय उम्मीदवार हैं वो भी काफी तादाद में हमने देखा कि जम्मू कश्मीर में चुनावी मैदान में उतरे। और हम कह सकते हैं कि अगर जम्मू कश्मीर में यहाँ तक कि लद्दाख में भी दोनों उम्मीदवार, एक तो जम्मू कश्मीर इलाके में एक निर्दलीय ने बाजी मारी तो वहीं दूसरी तरफ लद्दाख में भी निर्दलीय ने बाजी मारी। इस तरीके से हम कह सकते हैं कि जो उम्मीदवारों की जो संख्या थी वो भी कहीं ना कहीं पॉलिटिकल पार्टिसिपेशन, जो राजनीतिक भागीदारी है, बढ़ी हुई राजनीतिक भागीदारी का बहुत बड़ा संकेत होता है। और इस बढ़ी हुई राजनीतिक भागीदारी में जो बढ़ा हुआ जनमानस है, जो चलिए हम मान सकते हैं कि जम्मू कश्मीर से ये एक सकारात्मक खबर है जब विधानसभा चुनाव वहां पर होंगे और जनप्रतिनिधि जो वहाँ के लोग हैं उनसे जुड़े हुई लोकहित और जनहित से जुड़ी समस्याएं विधानसभा में लेके जाएंगे। एक अच्छी सकारात्मक पहल जब हम जमहूरियत को कायम करने की बात करते हैं, लोकतांत्रिक प्रक्रिया के लिहाज से अहम। बहुत बहुत शुक्रिया ऋषि इन तमाम जानकारियों को हमसे साझा करने के लिए। और इस वक्त एक और बड़ी खबर अब वो दिल्ली से आ रही है जहां बीजेपी में संगठन की अहम बैठक अमित शाह के घर बुलाई गई। बड़ी खबर, पार्टी महासचिव बीएल संतोष की अगुवाई में ये बैठक हो रही है जहां पर जेपी नड्डा भी मौजूद है। हम जानते हैं कि कल शपथ ग्रहण है, तीसरी बार मोदी सरकार, शपथ ग्रहण 9 जून को है। उस लिहाज से बैठक बेहद अहम मानी जा रही है जहां बीजेपी महासचिव बीएल संतोष के साथ चर्चा हो रही है और उनकी अगुवाई में ये बैठक की जा रही है, जहां पर जानते हैं कि नई सरकार पर मंथन के लिए पदाधिकारी जुटे हैं। साफ तौर पर सरकार चलाने के लिए सर्वसम्मति से नरेंद्र मोदी को एनडीए ने अपने दल का नेता चुना। उस लिहाज से किस तरह से अब ये जो संगठन की बैठक हो रही है वो कितनी अहम है, क्या फॉर्मूला निकाला जाएगा, खासतौर पर अगर मंत्रालयों की बांट की बात करें उस लिहाज से ये अहम बैठक है क्योंकि मंत्रियों के चयन को लेकर क्या फॉर्मूला अपनाया जाएगा, नई सरकार पर जो 100 दिन है उस लिहाज से ये कितनी अहम बैठक होने जा रही है। इसके लिए हम सीधे चलेंगे हमारे संवाददाता शैलेंद्र मिश्र के पास। शैलेंद्र, शपथ समारोह से पहले दिल्ली में हलचल तेज है और ये जो बैठक है उसकी अगुवाई बीएल संतोष खुद कर रहे हैं, कितनी अहम आप मानते हैं? तमाम पदाधिकारी वहां पर मौजूद हैं, खासतौर पर शपथ ग्रहण से पहले। देखिए, इस वक्त हम मौजूद हैं बीजेपी के वरिष्ठ नेता और गृह मंत्री अमित शाह के आवास के बाहर और यहाँ बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा अब से तकरीबन आधा घंटा पहले पहुंचे। कल हमने देखा कि जेपी नड्डा के आवास पर एक लंबी बैठक हुई और 2 दिनों से वहां पर बैठकों का दौर चल रहा है जिसमें विभिन्न सहयोगी नेताओं से बातचीत की गई। नीतीश कुमार, आरएलडी के मुखिया जयंत चौधरी, टीडीपी से भी बातचीत हुई। कई नेता कल खुद पहुंचे थे, आपने तस्वीरों में देखा होगा, नीतीश कुमार पहुंचे, जयंत चौधरी पहुंचे। जो बातचीत की प्रक्रिया है वो पूरी कर ली गई है, जो सूत्र बता रहे हैं, सहयोगियों के साथ। सहयोगियों की तरफ से पोर्टफोलियो को लेकर या फिर मंत्री कितने उनके बनाया जाए ये प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर छोड़ा गया है, ये बहुत सूत्र में बता रहे हैं। लेकिन हाँ, वो ये चाहते हैं कि उनके राज्य पर विशेष ध्यान दिया जाए। बिहार में नीतीश कुमार, जेडीयू ये चाहते हैं, टीडीपी जो मुखिया चंद्रबाबू नायडू वो अपने राज्य की विकास की रफ्तार तेज करना चाहते हैं। और कल आपने देखा भी होगा जब संसदीय दल में सर्वसम्मत से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को नेता चुना गया, नीतीश कुमार ने अपने संबोधन में कहा भी कि बिहार और देश आगे बढ़ेगा, जो कुछ कसर बिहार में बची है वो पूरी हो जाएगी। तो राज्य को प्राथमिकता मिले ये बात रखी गई है। लेकिन हाँ, ये जरूर है कि 2 बहुत अहम सहयोगी हैं, चंद्रबाबू नायडू टीडीपी और दूसरी तरफ जेडीयू। तो इनको, इन दोनों दलों को कुछ मंत्रियों की जो संख्या है वो हम देखेंगे कि बाकी जो दल हैं जिनके 1 या 2 सांसद जीते हैं एनडीए सहयोगी,
उनसे ज़्यादा संख्या मिलने वाली है, इसमें कहीं को दो राय नहीं है। कुछ महत्वपूर्ण मंत्रालय भी मिलेंगे, ये संकेत बहुत स्पष्ट तौर पर दिए गए। फार्मूले की बात जहाँ तक है तो देखिए, बड़े दलों के लिए अलग फार्मूला है, छोटे दलों के लिए अलग फार्मूला है, कि जिन दलों की संख्या ही 5 से कम है वहां पर ये फार्मूला लगाना कि 5 सांसद पर 1 मंत्री दिए जाएंगे तो वो संभव नहीं है। तो कुछ ऐसे दल से भी बनेंगे जिनकी सदस्य संख्या सिर्फ 1 या 2 है लोकसभा में। आप पवन कल्याण की जनसेना हो या फिर प्रिया पटेल हो अपना दल से, या फिर जयंत चौधरी आरएलडी से, इस तरह के तमाम दल हैं जिनकी 1 या 2 फॉर्मूला तैयार किया जाएगा कि किसे, सीपी हो, बिल्कुल फॉर्मूला तैयार किया जाएगा कि किसे कैसे मंत्रालय दिया जाए। लेकिन खास तौर पर अगर पिछले कैबिनेट की एक सेकंड, पिछले कैबिनेट की अगर बात की जाए, शैलेंद्र आप लगातार बहुत पैनी निगाह रखते हैं, तो क्या कुछ सांसद जो हैं उन्हें रिपीट किया जाएगा? क्या नए सांसदों को मौका मिलेगा? हम जानते हैं कि कई नए सांसद इस बार जो अच्छे खासे मार्जिन से जीतकर संसद के मंदिर में पहुंचेंगे, महिलाओं को तरजीह दी जाएगी, किस तरह से इस पूरे खाके को खींचा जाएगा एनडीए द्वारा? देखिए, निश्चित तौर पर जब भी नए मंत्रिमंडल का गठन होता है तो हम कुछ नए चेहरे देखते हैं। कुछ क्षेत्रवार कुछ नए चेहरे आते हैं, कुछ सामाजिक समीकरणों के लिहाज से नए चेहरे आते हैं, लेकिन एक संतुलन दिखेगा। ऐसा नहीं है कि पुराने सारे चेहरों में से अधिकांश सत्ता में नहीं होंगे सरकार में, ऐसा नहीं है। आप तमाम वरिष्ठ मंत्रियों को, खास तौर पर जो सीसीएस के चेहरे हैं उनमें से अधिकांश को आप देखेंगे कि वो वापसी करते हुए दिखाई देंगे, ये तय माना जा रहा है। आप गृह मंत्री अमित शाह, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह समेत जो तमाम महत्वपूर्ण नेता हैं, पीयूष गोयल हों या इस तरह के जो बड़े पोर्टफोलियो वाले कद्दावर मंत्री रहे, वो फिर मंत्रिपरिषद में जगह पाएंगे, ऐसा तय माना जा रहा है। लेकिन कुछ नए चेहरे होंगे। जहाँ तक सहयोगी की बात है तो वहाँ पर देखिए बहुत विकल्प नहीं होते हैं, सहयोगी से नाम मांगे जाते हैं। वो जब अगर ये तय कर लिया जाता है कि किसी सहयोगी दल को मंत्री पद देना है, तब ये सहयोगी फैसला करता है कि अपने दल से किसको मंत्री बनाया जाना है। तो एकनाथ शिंदे की शिवसेना हो या फिर एनसीपी, वहाँ से देखिए प्रफुल्ल पटेल क्या इस बार मंत्री बनेंगे, ये देखने वाली बात होगी। एकनाथ शिंदे की तरफ से किस शिवसेना के सांसद का नाम आता है, तो ये देखना होगा। जेडीयू इस बार कहा जा रहा है कुछ नए चेहरे आएंगे। अगर हम इसे ऐसे समझे, आप बहुत बेहतरीन तरीके से बता रहे हैं, लेकिन अगर इसे हम ऐसे समझे कि मान लीजिए जैसे 5 सांसद एलजेपी से हैं, एचएएम से 1 सांसद है, तो किस लिहाज से 1 कैबिनेट पद दिया जाएगा, फिर 1 राज्य मंत्री पद दिया जाएगा, ये जो गुणा गणित है, हालांकि उसका फैसला आलाकमान को लेना होगा, लेकिन इसे किस तरह से समझा जाए, क्योंकि जिसके ज़्यादा सांसद हैं उनको ज़्यादा पद दिए जाएंगे? देखिए, इसमें कहीं कोई संदेह नहीं है। अगर जेडीयू और टीडीपी तो कम से कम 2 मंत्री पद तो मिलने वाले हैं, दोनों कैबिनेट होंगे, एक मोस अलग से होगा, सिर्फ इस पर चर्चा हो रही है। अगर आप देखेंगे हो सकता है कि और मंत्री पद दे दिए जाए, क्योंकि जिनकी संख्या 2.5 से ऊपर है, सहयोगी दलों की मैं बात कर रहा हूँ, उनको 2 मंत्री पद मिलना संभावित है और ये ऐसा लगता भी है। पहले भी इस तरह के फैसले होते रहे। अब ये देखना होगा कि राज्य मंत्री का पद भी दिया जाएगा कुछ अलग से, या फिर क्या बातचीत सहयोगी दलों से हुई होगी, क्योंकि कई बार राज्यों के जुड़े जो हित हैं वो ज़्यादा क्षेत्रीय दलों की प्राथमिकता में होते हैं। उन्हें केंद्र में 1 मंत्री पद कम भी मिले तो उससे वो उतना ज़्यादा चिंतित नहीं होते, उनकी प्राथमिकता अपने राज्य से जुड़े फैसलों पर होती है। तो हो सकता है वो बातचीत भी हुई हो। देखिए, अब अनुप्रिया पटेल की पार्टी है, सिर्फ 1 इस बार सांसद जीते हैं, खुद अनुप्रिया पटेल जीती है। तो ये फार्मूला कि 5 पर 1 मंत्री बनाएंगे, तो फिर जो छोटे दल हैं, जितना मांझी, अनुप्रिया पटेल या फिर एनसीपी से भी 5 से कम जीते, तमाम दल, तो उनको तो जगह ही नहीं मिल सकती। तो वहां से संतुलन बनाते हुए, सहयोगियों का ध्यान रखते हुए, सहयोगियों को साथ लेकर चलते हुए आप देखेंगे कि 1 और 2 दल वाले जो सांसद हैं वहां से भी मंत्री बनाया जा सकता है। देखिए, उदाहरण पहले ही है, आरपीआई के रामदास अठावले राज्यसभा से चुनकर भाजपा के समर्थन से आए थे और उनको मंत्री बनाया गया था केंद्र में। दलित समाज से आते हैं, महाराष्ट्र के एक प्रमुख चेहरे हैं, उनका कोई बहुत बड़ा दल नहीं है, लेकिन केंद्र में लगातार मंत्री रहे। हमने देखा कि शुरू से लेकर आखिरी तक उन्हें मंत्री बनाया रखा गया। तो इस तरह के तमाम फैसले लिए जाएंगे जिससे एक संदेश भी दिया जा सके, और भले ही किसी सहयोगी दल का सिर्फ 1 मंत्री जीत कर आया हो। और देखिए, कुछ तमाम बड़े मंत्री चुनाव हारे हैं, तो हम नए चेहरे देख सकते हैं। उत्तर प्रदेश से आप कई नए चेहरे देख सकते हैं, क्योंकि कई कद्दावर मंत्री अब मंत्रिमंडल का हिस्सा नहीं होंगे, तो ये आप कई नए चेहरे भी देख सकते हैं। मध्य प्रदेश से आप नए चेहरे जरूर देखेंगे, क्योंकि ऐसा कहा जा रहा है कि तो ये जो नए चेहरे हैं, आप हम कहें कि मोदी कैबिनेट 3.0
ये कितनी सारा अंतिम फैसला प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का होगा। बिल्कुल, कितनी आकर्षक होगी। और आपने बाकी लोग, रामदास एक चर्चा कर रहे हैं आठवले का नाम सहयोगी से, लिया, वो फिर लगातार दे रहे हैं। कहते आ रहे हैं कि मैं एक दलित बात और। आदिवासियों की अगुवाई करता हूं और मुझ पर कोई अन्याय नहीं होगा। हालांकि उन्होंने ये कहा किसी प्राइवेट चैनल को है, लेकिन देखना होगा कि 3.0 में किनको मिलती है जगह और किनको नहीं। बहुत बहुत शुक्रिया शैलेंद्र, आगे भी आपसे लगातार इस पूरी बड़ी खबर पर हम चर्चा करते ही रहेंगे। लेकिन अगर हम बात कर रहे हैं पक्ष की, तो बात विपक्ष की भी होनी बहुत जरूरी है। तो लोकसभा चुनाव के नतीजे आने के बाद कांग्रेस कार्यकारिणी समिति की बैठक चल रही है। पार्टी अध्यक्ष खड़गे के अगुवाई में कांग्रेस मुख्यालय में हो रही बैठक में चुनावी नतीजों पर मंथन हो रहा है। कांग्रेस को इस चुनाव में 99 सीट पर जीत हासिल हुई, जो पिछले लोकसभा चुनावों के नतीजों से बेहतर है। इसके अलावा पार्टी के अंदर एक धड़े का मानना है कि राहुल गांधी को लोकसभा में पार्टी और विपक्ष के नेता का पद संभालना चाहिए। इस अहम विषय पर बैठक इस वक्त हो रही है और इस पर चर्चा भी हो रही है। और इसी बड़ी खबर पर हमारे साथ कुमार आलोक जुड़ गए हैं। कुमार, क्या लगता है जो ये सबसे बड़ा चर्चा का विषय है कि क्या नेता विपक्ष के तौर पर राहुल गांधी जो है वो मानेंगे या नहीं? हालांकि इस पर अभी कार्यकारिणी में बैठक हो रही है। किस तरह के सुर आपको सुनाई दे रहे हैं कांग्रेस आला कमान से? यहाँ पर पहले मैं बता दूं कि ये जो बैठक हो रही है वो होटल अशोका में हो रही है, कांग्रेस मुख्यालय में नहीं हो रही है। और इस बैठक में जितने भी नेता जो शामिल हो रहे हैं, जो यहाँ पे आए हैं कि मीडिया से बातचीत में, चाहे हम शशि थरूर की बात करें, चाहे हम प्रमोद तिवारी की बात करें, चाहे रकीबुल हसन की बात करें, ये वही रकीबुल हसन है जिन्होंने वहां पर आसाम में ढुबरी सीट से जीत हासिल की है और बदरुद्दीन अजमल को हराया है। तो कई ऐसे नए चेहरे हैं और यहाँ पर सबका एक स्वर से और काफी पोस्टर बैनर लेके कांग्रेस के कार्यकर्ता भी होटल के बाहर और होटल के अंदर हैं कि राहुल गांधी को विपक्ष का नेता बनना चाहिए और संसदीय दल का नेता भी बनना चाहिए। और उसमें इसके अलावा एक चीज और है कि जो कांग्रेस ने जो जीत हासिल की है, या कांग्रेस का बहुत से राज्यों में बहुत खराब प्रदर्शन रहा, चाहे वो मध्य प्रदेश की बात करें, चाहे वो हिमाचल की बात करें, कर्नाटक में भी अपेक्षित परिणाम उनको नहीं मिले। तो इन सब हार के कारणों की भी समीक्षा होगी और जो उस राज्य के प्रभारी होंगे कांग्रेस के, वो जवाब देंगे। और तमाम जो नेता जीत के आए हैं वो अपना पूरा हिसाब किताब यहाँ रखेंगे कांग्रेस कार्य समिति की बैठक में। आपने देखा कि कुरुक्षेत्र सीट पर कांग्रेस और आप के बीच समझौता था हरियाणा में, और वहां पे आपके उम्मीदवार हार गए और वहां नवीन जिंदल जो भारतीय जनता पार्टी से चुनाव लड़ रहे थे वो चुनाव जीते। तो उसके बाद से तुरंत वहां के आपकी जो आम आदमी पार्टी के जो हरियाणा के अध्यक्ष थे, उनका बयान आया कि कांग्रेस ने यहाँ हमारे साथ गद्दारी की है। और खासकर सुरजेवाला का उन्होंने नाम लिया कि रणदीप सुरजेवाला ने हराने में उनका मुख्य योगदान है, क्योंकि उनके विधानसभा क्षेत्र से वो पिछड़ी आम आदमी पार्टी और खुद सुरजेवाला के बूथ पर भी, जहां सुरजेवाला अपना मतदान करते हैं, और वहां से भी आम आदमी को बढ़त नहीं मिली। तो इसके जो भी हार की समीक्षा के साथ साथ जिन स्टेट्स में अच्छा परफॉर्मेंस किया गया है, चाहे वो हम यूपी की बात कर लें, चाहे हम तमिलनाडु की बात कर लें, चाहे उत्तर प्रदेश की हम बात कर लें, तो वहां भी ऐसा माना जा रहा है कि वहां और क्या कमियां रह गई हैं। तो इन तमाम मुद्दों पर और संसद की जो कार्रवाई होगी उसमें हमारा रोल क्या होगा। और ये कार्य समिति की बैठक के बाद शाम 5:30 बजे संसद की जो सेंट्रल हॉल है वहां पर कांग्रेस संसदीय दल की बैठक होगी। और उस बैठक के बाद या तो बीच में 1 बजे प्रेस कॉन्फ्रेंस भी है, यानी कांग्रेस कार्य समिति की बैठक के बाद कांग्रेस की एक प्रेस कॉन्फ्रेंस है। हो सकता है कि उस प्रेस कॉन्फ्रेंस में ये निर्णय पार्टी ये मीडिया को ये बताया कि राहुल गांधी को सर्वसम्मति से अध्यक्ष से ये एलओपी बनाया गया कि नहीं बनाया गया, क्योंकि बहुत सारे कांग्रेस की जो कमिटियां हैं, राज्यों की कमिटियां हैं, चलिए, वहां तो से उन्होंने रेजोल्यूशन पास राहुल गांधी नेता प्रतिपक्ष बनेंगे या नहीं, ये इस मीटिंग में डिसाइड होगा। हालांकि तमाम जो CWC के मेंबर्स हैं उन्होंने यही मांग उठाई है। बहुत बहुत शुक्रिया कुमार इन तमाम जानकारियों को हमसे साझा करने के लिए। और अब बात करते हैं लोकसभा चुनाव 2024 में भारतीय जनता पार्टी को उत्तर प्रदेश में मिली हार के बारे में, जिसके बाद लखनऊ में उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने अपने मंत्रिपरिषद के साथ बैठक की अध्यक्षता की। माना जा रहा है कि इस बैठक का उद्देश्य पार्टी के प्रदर्शन की समीक्षा करने के साथ ही सरकार के सभी विभागों के कामकाज को लेकर भी समीक्षा करना था। लोकसभा चुनाव में भाजपा उत्तर प्रदेश में 80 सीटों में से महज 33 सीटें जीत पाई। तो लखनऊ लोकसभा चुनाव में हार के बाद योगी आदित्यनाथ ने मंत्रियों के साथ बैठक की है, ये समीक्षा और मंथन करने के लिए। और एक बार फिर से
नरेंद्र मोदी के हाथ में देश की कमान होगी। कल 9 जून की शाम नरेंद्र मोदी तीसरी बार प्रधानमंत्री पद की शपथ लेंगे। 2014 और 2019 के बाद अब फिर अगले 5 साल के लिए मोदी प्रधानमंत्री बनेंगे। इस अवसर पर भारत के पड़ोसी देश और हिंद महासागर क्षेत्र के नेताओं को विशिष्ट अतिथि के रूप में आमंत्रित किया गया। श्रीलंका के राष्ट्रपति रणिल विक्रमसिंघे, मालदीव के राष्ट्रपति डॉक्टर मोहम्मद मोइजू, सेशल्स के उपराष्ट्रपति अहमद अफीफ, बांग्लादेश की प्रधानमंत्री शेख हसीना, मॉरिशस के प्रधानमंत्री प्रविंद कुमार जुगन्नुथ और नेपाल के प्रधानमंत्री पुष्पकमल दहल और भूटान के प्रधानमंत्री शेरिंग टोब्गे ने शपथ समारोह में शामिल होने का निमंत्रण स्वीकार कर लिया है। समारोह में भाग लेने के अलावा ये नेता राष्ट्रपति की ओर से आयोजित भोज में भी शामिल होंगे। लगातार तीसरे कार्यकाल के शपथ ग्रहण समारोह में भाग लेने के लिए नेताओं की यात्रा भारत द्वारा अपनी पड़ोसी पहले नीति और सागर विजन को दी गई सर्वोच्च प्राथमिकता को ध्यान में रखते हुए है। खास बात यह है कि मोदी सरकार के शपथ ग्रहण समारोह में श्रमिकों और स्वच्छाग्रहियों को भी विशेष तौर पर आमंत्रित किया जा रहा है। और फिलहाल समाचारों में इतना ही। दीजिए इजाजत। नमस्कार।